हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चहेते चैनल साइड में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। इससे पहले हमने एक और वीडियो में बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करके किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाले वेव्स को वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। The incident ray, the reflected ray and normal to the mirror all lie in the same plane at the point of incident। कि हमारा जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है मिरर से, वो सभी किस में लाई करते हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं। तो आइए हम इसको हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में यहाँ पे हमारा क्या होता है, वेव फ्रंट से हम डील करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमारा ए बी एक वेव फ्रंट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है जो कि मिरर की तरफ। ये हमारा एम एन क्या है, मिरर है जो कि पॉलिश सरफेस है। तो यहाँ पे जो ए बी है वो ट्रेवल कर रहा है। फिर यहाँ पे ये वेव फ्रंट हमारा ए बी, इसके दो पार्ट्स है, ए और बी, इसका एक्सट्रीम पार्ट्स है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉइंट ए है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये जो इंसिडेंट वेव है, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वो सपोज ये नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है, ठीक है। जब ये एंगल आई बनाया तो सपोज वो मिरर के साथ स्ट्राइक करके पॉइंट ए पे क्या किया, स्ट्राइक किया, ठीक है। लेकिन जो इस वेव फ्रंट का जो दूसरा हिस्सा है, जो पॉइंट बी है, वो अभी भी एयर में है, ठीक है, अभी भी वो मिरर से स्ट्राइक नहीं किया है। तो क्या होगा, ये पॉइंट पहले रीच कर गया मिरर सरफेस पे और ये पॉइंट अभी भी रीच नहीं किया है। तब क्या होगा, जब ये पॉइंट बी से सी की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है बी से सी की तरफ जा रहा होगा, तो उस टाइम क्या होगा, जो ए पॉइंट है, जो ए वेव फ्रंट है, वो किधर की तरफ मूव कर जाएगा, ई की तरफ मूव कर जाएगा। तो सपोज बी से सी की तरफ टाइम लगा उसको जाने में टॉ, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वी टॉ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लेट हो रहा है, ए जो है वो पहले स्ट्राइक कर रहा है, ई बाद में मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्ट्राइक करेगा, वी टॉ, ठीक है। अब यहाँ पे तब तक क्या होगा, ये जो वेव फ्रंट जो ए पॉइंट है वो किधर चला जाएगा, ई की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ए से ई की तरफ हमें अगर एक वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि कैसे हम ए से ई की तरफ वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सब समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए से ई की तरफ जाने में कितना टाइम लगा, उतना ही टाइम लगा जितना बी से सी की तरफ लगा, जो कि हमारा टॉ। और सपोज ये लाइट की वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, वी टॉ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी टॉ का एक लेंथ रेडियस लेके हम एक स्फीयर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब हमने यहाँ पे स्फीयर को ड्रॉ किया तो उस स्फीयर का हम यहाँ पे टेंजेंट लेंगे, ठीक है। तो वो जो टेंजेंट होगा, मैंने बताया था कि जो हाइजेंस प्रिंसिपल में कि हमें अगर अगला वाला वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस स्फीयर का टेंजेंट लेंगे, ठीक है। उस टेंजेंट को जैसे हम ड्रॉ करते हैं हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट का डायरेक्शन मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या इस वेव फ्रंट का क्या किया, टेंजेंट बनाया जो कि हमारा ई सी, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। अब ये जो टेंजेंट है वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये जो सपोज हमारा जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो उसने अब नॉर्मल से आर एंगल बनाया, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इसी क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। एक हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, और दूसरा हमारा ट्रायंगल है सी ई ए। अब इन दोनों को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज ये हमारा एंगल कितना है, सपोज हमारा एंगल है ये आई, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कितना होगा, 90 माइनस आई होगा, क्योंकि ये जो हमारा ये रे आ रहा है यहाँ पे, वो इसके साथ कितने डिग्री बना रहा है,
90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये एंगल आई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं कि ये जो नॉर्मल है और मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना रहा है और ये अगर हमारा 90 माइनस आई है, ठीक है, तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आई बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे ये एंगल आई है, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री, अभी हम इस 90 डिग्री को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, जो यहाँ से बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा होगा वो कितना होगा, 90 माइनस आई होगा, ठीक है। अब हम ये हमारा एंगल निकल गया 90 माइनस आई। अब हम क्या करते हैं, हम इस 90 डिग्री को कंसिडर करते हैं, नॉर्मल जो मिरर के साथ बना रहा है उस 90 डिग्री को कंसिडर करते हैं। तो हमें पता है कि ये पहले से कितना एंगल है, ये वाला जो हिस्सा पोर्शन है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 90 डिग्री माइनस आई है कि नहीं, तो हमें पता है कि जो ये टोटल जो हमारा एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। और ये अगर 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल आर। उसी तरह हमारा ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी ई ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा एंगल है, एंगल बी इधर मतलब कि सी बी ए, वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। और यहाँ पे हमारा ए ई सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा ए क्या है, रेडियस है, और ई सी क्या हमारा टेंजेंट है। तो हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट के क्या होता है, सर्कल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे समझ देखते हैं कि ए ई किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये वी डॉट डिस्टेंस ट्रेवल किया बी सी, तो ये ए ई भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो करेगा वी टॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एंगल मिल गया, ठीक है, 90 डिग्री वाला, एक हमारे पास साइड मिल गया। अब यहाँ पे जो तीसरा लेंथ कंसिडर करेंगे ए सी को, ठीक है। ए सी हमारा दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। जब ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगा, इससे क्या होगा कि RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस RHS, ठीक है, एक साइड होगा, एक राइट एंगल होगा और एक हाइपोटेनस होगा। तो RHS कंडीशन से, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी ई ए वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें पता है कि जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो इस ट्राइंगल का जो एंगल आर है वो इस ट्राइंगल का कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, आई है कि नहीं। इस ट्राइंगल का जो आई है वो इस ट्राइंगल सी ई ए का कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, आर। देयरफॉर एंगल आई is equals to angle R by CPCT corresponding part of congruent triangle, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूफ किया कि एंगल I किसके इक्वल होता है, एंगल R के। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा वेव है, ठीक है, ये हमारा वेव फ्रंट इस प्लेन में लाई कर रहा है, हमारे स्क्रीन के प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं। जो हमारा नॉर्मल है ये हमारा नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये भी इसी स्क्रीन के प्लेन में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो द इंसिडेंट वेव फ्रंट, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा जो स्क्रीन है वो प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कैसे प्रूव करेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। इसमें है व्हेन अ ray of light travels from one optical medium to another optical medium, then ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, that is sin I by sin R is equals to constant. That is also called the Snell's law. Okay, the second law of refraction is
the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of the two media at the point of incidence all lie on the same plane। तो आइए हम इसको हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि हमारा एक कोई मीडियम है, डेंसर मीडियम, ठीक है। एक लाइट ट्रेवल कर रही है, वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहा है कहाँ से कहाँ, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी है सपोज हमने v1 माना है, और रेयर मीडियम में जो वेलोसिटी है हमने लाइट का कितना माना है, वेव फ्रंट का कितना माना है, v2 माना है, ठीक है। जहाँ पे v1 किससे ज़्यादा है, v2 से, क्योंकि हमें पता है कि डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम। अब यहाँ पे वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है, इस नॉर्मल से ये जो हमारा वेव फ्रंट ए बी है, जो हमारा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है हमारा, ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, और एंगल आई बना रहा है, जो कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ आई बना रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये वेव फ्रंट है उसके दो पार्ट्स है, एक है दो पॉइंट है, एक है पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी। तो ये हमारा ये मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में जो इंटरफेस है, तो ये जैसे ही वेव फ्रंट इस वेव फ्रंट का ये जो हिस्सा है जैसे ही इंटरफेस से स्ट्राइक करेगा या फिर इंटरफेस की तरफ आएगा, तब तक जो पॉइंट बी है इस वेव फ्रंट का वो अभी भी इस मीडियम में, ठीक है। और ये जो पॉइंट ए है वो मीडियम चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन मीडियम बी अभी भी जो पॉइंट बी अभी भी मीडियम 1 में है। तो क्या होगा, सपोज इस जो हमारा बी, ये जो पॉइंट बी है, बी को सी से ट्रेवल करने में सपोज टाइम टॉ लगा, ठीक है। ये सपोज कितना टाइम लगा, टॉ लगा। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, v1 टॉ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी, इस वेव फ्रंट की वेलोसिटी इस मीडियम में कितनी है, v1 टॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अब ये जो पॉइंट है ए से जो वेव फ्रंट निकल रहा है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जब पॉइंट बी से सी की तरफ जब वेव फ्रंट जा रहा था, तब तक ये जो पॉइंट वेव फ्रंट ए है वो किधर की तरफ चला जाएगा, ई की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसका जो डिस्टेंस होगा, सपोज यहाँ से बी से लेकर सी तक आने में जो टाइम लगा वो टॉ लगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, जब ये ए से ई की तरफ टॉ टाइम लगाएगा तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v2 टॉ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। टाइम यहाँ पे दोनों सेम ले रहे हैं, बीसी और एसी टाइम क्या ले रहे हैं, दोनों सेम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कौन कवर करेगा, ऑब्वियसली ए ही करेगा। क्यों, ए ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा, क्यों, क्योंकि जो v2 की वेलोसिटी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू v1। तो यहाँ पे ए ई का लेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमें क्या करना है, एक वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है कि ए के बाद वो वेव फ्रंट कहाँ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा कोई सोर्स है, ए की तरफ हम क्या कंसिडर करते हैं, कोई सोर्स है। अब हम क्या करेंगे, हम किसी टॉ टाइम पे हम वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या लेंगे, v2 टॉ का एक रेडियस लेंगे, उस रेडियस का हम एक स्फीयर बनाएंगे बड़ा सा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सपोज उस ये जो आर्क है वो उस स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे हमने आर्क बनाया। अब जो अगर हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट का डायरेक्शन पता करना है तो हम क्या करेंगे, इस वेव फ्रंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हम ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब यहाँ पे जो हमारा ये है एंगल आर है, तो हमारा ये एंगल कितना है, सपोज ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर एंगल आर है तो ये एंगल कितना होगा, आर होगा। वो कैसे होगा, ये हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नॉर्मल है वो इस इंटरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो नॉर्मल है वो इस इंटरफेस से मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच का जो इंटरफेस है उससे क्या है, नॉर्मल है। तो अगर ये एंगल आर है तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा इतना, वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब सपोज ये 90 माइनस आर हमें मिल गया। अब ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ए सी ई, ठीक है, ए सी ई में क्या होगा,
ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा इस स्फेयर का ये रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा है 90 माइनस आर, जैसे हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आर। ओके, अब सपोज यहाँ पे जो वेव फ्रंट है नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है, जो कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये हमारा आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पे समझते हैं। ये जो वेव फ्रंट है ये कितने डिग्री ए बी के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये अगर एंगल आई है तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 90 का आई कम, तो मतलब 90 माइनस आई होगा, ठीक है। अब हमें इतना मिल गया हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले 90 डिग्री को कंसिडर करते हैं, नॉर्मल का इंटरफेस के साथ जो 90 डिग्री बन रहा है उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा 90 माइनस आई है, तो ये कितना एंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है आई होगा। तो ये हमें आई मिल गया और ये हमें क्या मिल गया, आर मिल गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में हम सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, साइन आई किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, तो ये साइन आई क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। बी सी हमें पता है, बी सी का लेंथ कितना है हमारा, V1 टाउ, ठीक है, और ए ई का लेंथ कितना है हमारा, V2 टाउ। तो साइन आई अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो वो होगा बी सी अपॉन ए सी, और हमारा बी सी कितना है, वो हमारा है V1 टाउ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, V1 टाउ सब्सटीट्यूट कर दिया डिवाइडेड बाय ए सी। ये एक सपोज इक्वेशन 1 हमने इसको कंसिडर कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई सी में ये क्या होगा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो साइन आर क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा ये होगा ए ई और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। तो साइन आर क्या हुआ, ए ई अपॉन ए सी। तो हमें पता है कि ए ई का लेंथ कितना है, ए ई का लेंथ हमारा है V2 टॉ, तो V2 टॉ डिवाइडेड बाय ए सी। ये हमने क्या किया, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू मिल गई, और हमने क्या किया, एंगल इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब साइन आर, तो इससे क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर कितना मिलेगा, V1 डिवाइडेड बाय V2। ओके, तो हमें पता है कि V1 कितना, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का कितना होगा, तो वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा मीडियम 1 का वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट इन द मीडियम, ठीक है। तो हो जाएगा C अपॉन V1। उसी तरह यहाँ पे N2 कैसे, N2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का, वो कैसे निकालेंगे, वो होगा हमारा C अपॉन V2, दैट इज द लाइट इन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, N1 यहाँ से V1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या होगी, C अपॉन N1। तो यहाँ पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, C अपॉन N1। यहाँ पे उसी तरह V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C अपॉन N2। तो यहाँ पे हमने C अपॉन N2 की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर कितना हो जाएगा, N1 अपॉन N2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 divided by refractive index of medium 2. So that is our Snell's law, right? So what does the Snell's law says? That sin I, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. So this value N1 upon N2 is constant. That is, the N1 upon N2 is refractive index of medium 1 with respect to medium 2, right? So this is our Snell's law. So this is the end of the video. I hope आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने वैल्यूबल सजेशन कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।